हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड वेलकम बैक। अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वी हैव डन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नाउ वी हैव टू डू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और आप लोगों को पता ही आपका लास्ट टॉपिक होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लास्ट टॉपिक एज इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब इसके बाद आएंगे फुल फ्लेजेड क्लब्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर ये तीनों एक्टिविटीज की आपको साथ में बनानी पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये वाली वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ और इस टॉपिक को मैं एक वीडियो तक रिस्ट्रिक्ट कर सकूँ। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो से फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कैसे करने, सीखेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर फिलहाल हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सीखते हैं। लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है, ऐसी क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट बनाना है। इसके अंदर हमें लिखना है क्या क्या आता है। तो आप बना लो फटाफट से, इतना बना लो जितना मैंने लिखा हुआ है अभी स्क्रीन पर। मेरे को पॉज करो यहाँ पे और इतना बना के वापस आ जाओ। तो आई होप अब आप वापस आ गए हो मेरे को पॉज करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे कैसे हमारे पास पैसा आता है। पहले इनफ्लोज की बात करते हैं। तो फाइनेंसिंग में पैसा जब उधार लेते हो, पैसा उधार कैसे कैसे ले सकते हो सर? दो ही तरीके हैं, या तो एक अपना पैसा लगा सकते हैं या बाहर वालों से ले सकते हैं। अपना पैसा भी लेना पड़ता है ना किसी से। किससे लेना पड़ता है? शेयर होल्डर से। कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, अपनी खुद की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो कंपनी क्या कहेगी? कंपनी को पैसा कहाँ से मिला? मालिक से मिला। मालिक से पैसा मिलना यानी कि इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा मिलना। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, या इक्विटी शेयर्स कर लो उसको, फिर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी लिख लेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कर लो। और यहाँ पे हर बार हम शेयर्स पार पे इशू नहीं करते, कई बार हम लोग प्रीमियम पर भी इशू करते हैं, कई बार हम लोग डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। तो यहाँ पर जब भी प्रीमियम का केस आएगा तो हमें प्रीमियम इंक्लूड करना है। तो इधर हम लोग लिखेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम करके हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। और ये अमाउंट कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये पैसा भी हम रेज कर रहे हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है अभी हमारे पास। और सेम हम लिख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। भाई अगर हम डिबेंचर्स की फॉर्म में पैसा लेते हैं, लोन की फॉर्म में पैसा लेते हैं, तो वो भी हमारे पास इनकमिंग पैसा है, वो भी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव अमाउंट लिखनी पड़ेगी। और देखते हैं पैसा कैसे आ सकता है। लोन टेकन, अगर हम लोन ले लें, बोरोइंग कर लें, तो यहाँ पर बोरोइंग्स या फिर लोन टेकन, इस केस में भी हमारे पास पैसा आएगा। और एक और चीज होती है छोटी सी, आप सबको पता है वो क्या होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या ना, वैसे तो करंट लायबिलिटी में लिया जाता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में अभी कुछ साल पहले ही उसको करंट लायबिलिटी से हटाकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बना दिया गया है। वो बोलते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या, एक तरीके से उधार है। जब आप उधार ले रहे हो तो यानी कि आप फाइनेंसिंग करवा रहे हो। आई होप बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में सबको पता है। यदि आपके बैंक में 5,000 रुपये पड़े हैं और आप 8,000 का चेक काटना चाहते हो, तो 3,000 की आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक कई बार दे देता है। और ये बिजनेसेस को मिलती है, इंडिविजुअल्स को कम मिलती है फैसिलिटी। तो यहाँ पर हम लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहीं पर लिखना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे अपना लिक्विडिटी, अपना कैश को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ साथ एक और चीज़ आती है, कैश क्रेडिट। अगर आपने उधार लिया किसी से कैश, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे इनफ्लो में काउंट होता है। तो इधर हमें उसे लिखना पड़ेगा। तो यही सोर्सेज होते हैं हमारे पास बेसिकली पैसा लेने के, इनकमिंग के। अब आउटफ्लो देखते हैं कैसे कैसे होता है। अगर हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस करें, यानी कि पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, उनके रिडेम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, तो यहाँ पर हम लोगों को कैश क्रेडिट लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ पर हम लोगों को ये नेगेटिव अमाउंट लिखना पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ पे पेमेंट फॉर डिबेंचर्स होल्डर को, अगर हम रिडीम करते हैं डिबेंचर्स, तो पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको। और क्या आता है अपने पास, और देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की तो बात हो गई। इक्विटी शेयर्स का क्या होता है? देखो, इक्विटी शेयर्स का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रिडीम नहीं होते इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के लिए कंपनी क्या करती है? बाय बैक करती है।
तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। और कैसे कैसे पैसा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू? भाई जिनसे पैसा रेज करा उनको कुछ दोगे नहीं क्या? उनको कुछ दोगे भी तो सही, उनका पैसा फ्री में थोड़ी ना मिल रहा है आपको। बदले में क्या देना पड़ेगा? डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यहाँ में लिखना पड़ेगा फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। दो तरीके के डिविडेंड होते हैं ना हमारे पास, समझाए थे मैंने आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर समझाए थे। फाइनल डिविडेंड होता है जो लास्ट ईयर प्रपोज किया होता है, इस साल पे कर रहे होते हैं। इंटरिम डिविडेंड होता है जब साल में कुछ पैसा बच जाए हमारे पास, तो उसको हम डिविडेंड के तौर पे बांट देते हैं। फिर हम लोगों को लोन्स के ऊपर और डिबेंचर्स के ऊपर क्या देना होता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये भी हम लोगों को देना पड़ेगा। फिर और क्या आएगा यहाँ पर? और हम लोगों ने जो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया उसके भी पेमेंट करेंगे, कैश क्रेडिट की भी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट फॉर, रीपेमेंट लिख लो, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। एक काम करो, पेमेंट ही लिख लो, रीपेमेंट मत लिखो, टेक्निकली करेक्ट रहते हैं। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और क्या आएगा अपने पास? और मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को प्रीमियम, देखो जब आप इशू करते हो तो आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम चार्ज करते हो, इशू करते हो प्रीमियम पर, तो मैंने आपको बोला इंक्लूड कर लेना प्रीमियम। जब आप पे बैक करोगे तो कई बार आप लोग प्रीमियम पे रिडीम करते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। जब आप पैसा वापस लौटा रहे हो और लौटाते वक्त आपको फेस वैल्यू तो देनी ही देनी है, साथ में प्रीमियम भी देना है। सो दैट्स ऑल। इसके अलावा तो अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन भी आ जाती है हमारे पास यहाँ पर। अंडर राइटिंग कमीशन ये भी पे करनी पड़ती है। ये क्या होती है अंडर राइटिंग कमीशन? बेटा जब भी हम लोग नए शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं तो इशू हमारी कंपनी खुद नहीं कर सकती। हर कंपनी के पास इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो सारा काम खुद संभाल ले। एक कंपनी का क्या काम होता है? सपोज जैसे यहाँ पे मारुति सुजुकी एक कंपनी है, तो मारुति का काम क्या? उसका काम है गाड़ियाँ बनाना और गाड़ियाँ बना करके बेचना, असेंबल करना, उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी सर्विसिंग। बट जब मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा टेक्निकल प्रोसीजर होता है। तो टेक्निकल प्रोसीजर मारुति नहीं कर सकती है, ये कौन करते हैं? प्रोफेशनल्स करते हैं। तो शेयर अंडर राइटर्स होते हैं जो कि कमीशन चार्ज करते हैं। वो कहते हैं चिंता मत करो, हम आपको मार्केट से पैसा रेज करवाने में, डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोसेस में पूरी हेल्प करेंगे, बट उसके लिए हम लोग अपनी कमीशन चार्ज करेंगे। सिंस ये काम सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है, भले ही डिबेंचर्स हो, भले ही प्रेफरेंस शेयर्स, भले ही इक्विटी शेयर्स, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड ही तो काम है। जो बीच में ब्रोकर होता है, बेसिकली ये ब्रोकर है बीच का, तो इस ब्रोकर को भी जो पैसा देना है उसको कमीशन दी जाती है और इसको बोला जाता है अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये भी यहाँ पे करी जाएगी। एंड फाइनली हमारे पास हमारा बैलेंस आ जाएगा। और बैलेंस क्या होगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फ्लो फ्रॉम की जगह यूज्ड इन भी लिख लो साथ में, फ्रॉम या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर हमारे पास कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा होगा तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो विल राइट नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत डिटेल लेवल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली कोई वीडियो नहीं है आपकी, ये सीधा क्वेश्चंस हैं अब इसके बाद। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ ईएक्सी लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कुछ हिस्सा, पूरी बैलेंस शीट नहीं दे रखी, थोड़ा सा हिस्सा दे रखा है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर ईयर्स दे रखे हैं। आई टोल्ड यू ईयर्स में 2019 बाद में दिया हुआ है, 2020 पहले दिया हुआ है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का प्लीज ध्यान रखना, ये ना हो आप लोग 19-20 समझ के कर दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखो क्या हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी जो है 4 लाख से 4,25,000 हो रही है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों की क्या हो रही है? कम हो रही है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके, प्लीज यहाँ पर इन दोनों में ना लिंक देखना, अब इन दोनों में लिंक देखो।
हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रही है, 1,25,000 से, और सेम अमाउंट से ही हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा है। तो जब भी हम कोई नई चीज इशू करते हैं और अगर हम वो प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो हम कहाँ डालते हैं, हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालते हैं। जो बच्चे बुक टू करके आए हैं उनको शायद ये चीज समझ में आ जाएगी, जिन्होंने नहीं करी उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, जब भी आप लोग मार्केट में शेयर्स इशू करते हो तो 10 रुपए का अगर आपका कंपनी का शेयर है, आप इसको 12 रुपए में भी इशू कर सकते हो। आपके कंपनी पे प्रीमियम चार्ज किया जाता है। कई कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में कई बार महंगी बिकती हैं। जैसे बीच में मैगी बैन हुई थी, तो मैगी जिन शॉपकीपर्स के पास थी वो एमआरपी से ऊपर बेच रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, प्रीमियम चार्ज कर रहे थे। ऐसी हर शेयर की मार्केट परसेप्शन होती है, मार्केट वैल्यू होती है। शेयर की वैल्यू ऊपर भी हो सकती है। 10 रुपए का शेयर 12, 15, 16, 17 कितने का भी मार्केट में बिक सकता है। तो उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको कहा जाता है प्रीमियम। तो हमारे पास यहाँ 1,25,000 रुपए तो किसके आ गए, 1,25,000 से हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई और 1,25,000 से ही हमारा प्रीमियम बढ़ गया। तो दैट मीन्स शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि सेम अमाउंट से क्यों बढ़ रहा है सर, ऐसा जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में है। आपका जो है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ सकता है और प्रीमियम आपका सिर्फ 20,000 से बढ़ सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें कितना पैसा मिला यहाँ, सर 1,25,000 तो हमें इक्विटी शेयर से मिला और बाकी का 1,25,000 हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम से मिला। चलो जी, ये जब करेंगे ट्रीटमेंट आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। 12% डिबेंचर्स, तो हमारे डिबेंचर्स भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए से। तो एक काम करते हैं, पहले ये चीजें कर लेते हैं, फिर नीचे भी देख लेंगे नीचे क्या क्या है। जो बढ़ रहा है इतना तो हमें पता लग गया, कैश आ रहा है या जा रहा है, तो ये तो हम नोट कर सकते हैं। फिर नीचे सब पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे। एडजस्टमेंट्स भी क्या होंगी, इंटरेस्ट या डिविडेंड देना होगा, यही सब होंगी। तो लेट्स सी। तो हमारे पास सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और हमारे पास यहाँ पर 1,25,000 से तो इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं और साथ में 1,25,000 का प्रीमियम आ रहा है। तो 2,50,000 को यहाँ लिख दो, ये 2.5 लाख यहाँ लिख दिया। तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इज डन और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो डन। तो आगे अब हमारे पास रह गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कम हो रहा है, 1,50,000 से कम हो रहा है, तो यानी कि रिडीम कर रहे हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और 1,50,000 से रिडीम कर रहे हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, तो नेगेटिव। बहुत बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सीधा अमाउंट लिख के आगे बढ़ जाते हैं। अगर बेटा ऐसे करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, गलती हर हाल में होगी ही होगी। डिबेंचर्स हमारे 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। और ये हमारे पास 1,00,000 रुपए आ रहा है, इनकमिंग है 1,00,000। तो ये भी हमने यहाँ पर टिक कर दिया, ये चारों चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। कहता है साल के एंड में इक्विटी शेयर्स इशू करे गए थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मर्जी करो। अभी तो इक्विटी शेयर पे कोई यहाँ पे प्रीमियम उसका डिविडेंड का दे नहीं रखा, बट अगली एडजस्टमेंट में है। तो यहाँ पर इसने पहले ही बता दिया साल के अंत में इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर, यानी कि साल के शुरुआत में 4 लाख रहे होंगे, पूरे साल तक यही 4 लाख अमाउंट रही होगी शुरू से लेकर एंड तक। लास्ट डे पर यहाँ पर हम लोगों ने 1,25,000 के और इशू कर दिए। तो अब एक बात बताओ, डिविडेंड किस अमाउंट पे दिया जाएगा, 4 लाख पर या फिर 4 लाख प्लस 1,25,000 विच इज 5,25,000? क्या किस पे दिया जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, 4 लाख पूरे साल भर में थे, तो जो अमाउंट बिजनेस में साल भर के लिए रही उसी के ऊपर तो डिविडेंड देंगे। तो यहाँ पर अगली लाइन में कहता है इंटरिम डिविडेंड वाज पेड एट द रेट 15%, तो 15% ऑफ 4 लाख लेंगे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर 5,25,000 मत लेना। यहाँ इसने बता दिया कब इशू किए गए थे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, मैं नोट लिखवा चुका हूँ, जिन बच्चों ने नोट नहीं लिखा हुआ ये दोबारा लिख लो, मैंने ऑपरेटिंग के टाइम नोट लिखवाया था। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट whether the balance has increased in the starting of the year or the end of the year, we will assume that everything has been done at the beginning of the year। लिखना है लिख लो। if the question is silent whether the balances
have been increased or decreased at the beginning or end of the year, we assume that it has been done, या it has been changed, या it has been increased or decreased, it has been increased or decreased. तो यहाँ कॉल आ गया था किसी का, तो हम यहाँ पर थे. We assume that it has been increased or decreased in the beginning of the year. ये नोट लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ था, मेरे कॉमन नोट है ये पूरे इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का. अगर कोई भी एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस आपका नहीं गिवन, आप लोगों को पता ही नहीं, भाई साल के शुरुआत में दे रखा है और साल के एंड में दे रखा है, अब हमें इनमें से किसी एक फिगर पे क्या निकालना होगा. यहाँ पर हमें मे बी डेप्रीसिएशन निकालना हो, मे बी डिविडेंड निकालना हो, मे बी इंटरेस्ट निकालना हो. अब हम कंफ्यूज, किस पे निकालें, शुरुआत वाले बैलेंस पे या साल के एंड वाले बैलेंस पे, क्योंकि हमें तो गिवन ही नहीं है कि ये बैलेंस बढ़ा तो कब बढ़ा, ये बैलेंस घटा तो कब घटा, हमें कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का. तो अब हमें यहाँ पे आइडिया कैसे लगाया जाए, उसके लिए हम अजम्पशन ले लेंगे कि साल के शुरुआत में ही सब कुछ हो रहा है. अगर नए डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो साल के शुरुआत में हो रहे हैं, अगर रिडेम्पशन करी जा रही है तो साल के शुरुआत में हो रही है. अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को मानेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा वी विल अज्यूम इट इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो यहाँ इसने इक्विटी शेयर्स का बता दिया पहले पॉइंट में कि साल के एंड में बढ़ाए गए हैं. तो यानी कि पूरे साल भर में कितने रहे, 4 लाख रुपीज़ के. 4 लाख का 15% अगर हम निकालते हैं तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, 15 इंटू 4 जिसको आता होगा वो कर लेगा आराम से. 60,000 रुपये का हमें यहाँ पर इनको क्या देना है, इंटरिम डिविडेंड देना है. तो इधर हम लोग लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, और यहाँ पर पे कर रहे हैं तो नेगेटिव 60,000 आ जाएगा. और आगे बढ़ते हैं तो पहली दो एडजस्टमेंट्स हो गई. प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020. देखो अब यहाँ पे लिखा है ये भी साल के एंड में रिडेम्पशन हुआ है. तो प्रेफरेंस शेयर जो 5,50,000 से 4 लाख हुए हैं, तो ये जो 1.5 लाख रुपए हमने वापसी करे हैं लोगों को, कब वापस करें हैं, साल के एंड में वापस करें हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. तो यहाँ पर हम लोगों ने साल भर में जो 1.5 लाख के कम करे हैं, 1.5 लाख के ऊपर 5% का प्रीमियम देना है. तो 1.5 लाख के ऊपर अगर हम 5% निकालें तो आता है 7,500. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हम इनको प्रीमियम दे रहे हैं यहाँ पर कितने का, 7,500 रुपये का. तो ये भी आउटगोइंग पैसा है, तो इसको भी ब्रैकेट लगाओ, नेगेटिव आ जाएगा. और एक और चीज़, चलो पहले आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं. अब यहाँ पे थर्ड पार्ट भी हो गया. आगे कहता है फोर्थ में, अच्छा ये जो लिखा है प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी कि पीएनएल से हमने प्रीमियम दिया है. तो अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बना रहे होते तो तब इसका इफेक्ट जाता, अभी कुछ नहीं जाएगा, अभी सिर्फ इतना ही है. इस लाइन के लिए अभी आपने कुछ भी नहीं करना. ये आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब हम पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तब आपको इसका इफेक्ट अच्छे से समझाऊंगा. 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020. यानी कि जो डिबेंचर्स थे हमारे पास वो भी साल के अंत में इशू किए गए थे. तो यानी कि पूरे साल भर कितने के डिबेंचर्स रहे हमारे पास, सर पूरे साल भर हमारे पास 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स यहाँ पर रहे बिजनेस में. तो 3 लाख के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना होगा. इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ 12% है. 12% इंटरेस्ट देना है हम लोगों को इधर जो गिवन है. तो 12% अगर हम लोग 3 लाख का निकालें, यह आ जाता है 36,000. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स. 12% के हिसाब से अगर आप पे करोगे सो दिस विल बी 36,000. ये आ गया अपने पास. अब क्या हमारा क्वेश्चन हो गया, सिंस हमने सब कुछ कर लिया, अभी नहीं हुआ, एक हिडन एडजस्टमेंट है जो रह गई है. और वो हिडन एडजस्टमेंट क्या है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है. प्रीमियम जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी तो दोगे प्रेफरेंस वालों को. भाई इक्विटी वालों को यहाँ पे आपने क्या किया, इक्विटी वालों को यहाँ पे मिल गया इंटरिम डिविडेंड, ठीक. अब नीचे आपने डिबेंचर्स को दे दिया इंटरेस्ट. प्रेफरेंस वाले गधे हैं क्या, उन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा क्या. तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी डिविडेंड देंगे और इनका फिक्स रेट होता है. फिक्स रेट मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे गिवन है फिक्स रेट 10%. तो हमें 10% का डिविडेंड भी देना है. अब ये किस वैल्यू पे दें,
ये हमें उस वैल्यू पे देना होता है जो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास पूरे साल भर रहे। तो यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम हो रहे हैं, 31 मार्च 2020 को, यानी कि साल के एंड में रिडीम हो रहे हैं। तो पूरे साल भर में कितने के रहे होंगे हमारे पास, तो सर पूरे साल भर में हमारे पास यही ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। तो 550 पूरे साल में रहा और एंड में आके 4 लाख हो गया। तो इस 550 पे हमें 10% प्रीमियम वो डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, और ये कितना आएगा हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, दिस विल बी 55,000, 55,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो अब सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, अब नाउ एवरीथिंग इज डन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना आंसर फाइनली निकालते हैं कि टोटल कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये 2,50,000 माइनस 150 और यही तो कट गया ऊपर। तो नेगेटिव में मेरे को कुछ आता हुआ दिख रहा है 67,500 प्लस 36,000 प्लस 55,000। तो ये मेरे पास यहाँ पर आंसर जो आ रहा है हमारा, तो इसका टोटल हमारे पास यहाँ आ रहा है 41,500, और ये 41,500 हम लोगों के पास आ रहा है नेगेटिव आ रहा है आई गेस। एक बार चेक कर लेते हैं, नेगेटिव तो नहीं पॉजिटिव ही आ रहा है मेरे ख्याल से। तो ये 2 लाख पॉजिटिव माइनस 67,500 माइनस 55,000 माइनस 36,000, तो ये पॉजिटिव 41,500 आ रहा है, विच गिव्स मी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ हम यूज्ड इन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। इधर वील राइट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट ये शुरुआत है। अब आगे जो 2 क्वेश्चंस और कराने हैं मेरे को आप लोगों को इस वीडियो में, उसके अंदर लेवल थोड़ा सा अप होता जाएगा। पहले ये वाले क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से समझ लो, कौन सा बैलेंस बढ़ा, कौन सा बैलेंस घटा, कहाँ पे हमने पैसा आया, कहाँ पे हमारे पास से पैसा गया, और हमारे को यहाँ पे डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सारी चीज़ें समझनी है। साथ में क्या शुरुआत में हम लोगों ने इशू करा या रिडीम करा या साल के एंड में करा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो इस नोट पे ध्यान दोगे, हम सब कुछ बिगिनिंग में मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन बता रहे हो तो हम क्वेश्चन की बात मानेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखो, ये रहा हमारा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इतना बड़ा बड़ा है तो क्या हो गया, अच्छी बात है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएंगे, इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और नई चीज़ें सीखोगे इसके अंदर। लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, 2 चीज़ें मांग रहा है भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी मांग रहा है और साथ में क्या मांग रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी। दुकला बो करके आ गया क्वेश्चन, अब हमें ये करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या क्या है नीचे। तो नीचे हमें कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, सरप्लस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हमारे पास, हम समझ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एडजस्टमेंट किस किस पे, ये देख लो, डिबेंचर्स के ऊपर है, बैंक लोन के ऊपर है। तो ये रहा डिबेंचर्स, ये रहा बैंक लोन। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड है, देख लेंगे इसको भी, कोई मुश्किल बात नहीं है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, और साथ में प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो आ गया वो वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को करवाया था, जब मैं बोल रहा था कि अगली वीडियो के अंदर यानी कि इस करंट वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, और साथ में हम लोगों को क्या गिवन होगा, नीचे एडजस्टमेंट में भी कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो इट्स हियर नाउ, इसका टाइम आ गया अब उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट है। दैट्स ऑल, ये 4 एडजस्टमेंट है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, अब हम लोगों को यहाँ पर अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग के लिए भी और फाइनेंसिंग के लिए भी। तो मैंने यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट बना लिया है। मैंने अभी अंदाजे से जगह छोड़ी और जो कि मुझे लग रहा है कि शायद कम पड़ेगी। लेट मी चेक। तुम्हारे पास जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, नहीं पड़ेगी कम, हमारी जगह सफिशेंट है, इतनी जगह में हमारा काम हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा कुछ फॉर्मेट बना लो, और 10-15 लाइनें आप छोड़ लेना ऑपरेटिंग के लिए, और 7-8 लाइनें हम लोगों को फाइनेंसिंग में चाहिए। उसके बाद हम लोगों को वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, सीधा सीधा शुरू करते हैं, शुरू से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम एक काम करेंगे, जो आइटम पहले दे रखी है उससे शुरू करते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, और नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो लेट्स सी इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कहता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई, भूलना मत, 2019 बाद में दिया, 2020 पहले दिया है, तो हम लोग अपने ईयर्स को अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 11,25,000 से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है,
13,75,000 हो रही है, मेरे ख्याल से 1.5 लाख से बढ़ रहा है। तो लेट्स सी, मैं एक बार कैलकुलेट कर, 2.5 लाख रुपए से बढ़ रहा है ये। अब ढूंढो यहाँ पर क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी बढ़ रहा है क्या? ओके, तो लेट्स सी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी बढ़ रहा है। हमें यहाँ पर ये देखना ज़रूरी क्यों है? सो दैट हमें पता लग जाए जो शेयर्स हमारे इशू हुए हैं प्रीमियम पे हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसके अंदर हम लोग प्रीमियम इंक्लूड करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, पता नहीं, कुछ भी कह सकते हो, दोनों ही चलता है अलग अलग एक्सेंट में। तो हमारे पास 2.5 लाख के शेयर्स जो थे हमने इशू करे थे यहाँ पर, और 25,000 के प्रीमियम पे करे थे। तो 2,50,000 प्लस 25,000, तो ये हमारे पास कितने के आ गए? 2,75,000 रुपये हमारे पास कैश इनफ्लो आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव। ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ना बस पॉजिटिव नेगेटिव की गलती कराते थे। ब्रैकेट लगाना कई बार बच्चे भूल जाते हैं और हमेशा उनकी गलती यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है, वही मिस्टेक करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर एक और चीज़ बोलता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 8% वॉज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो भाई ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पर 11,25,000। तो 11,25,000 का अगर हम लोग 8% निकालें तो ये आ जाता है हमारे पास 90,000। तो ये 90,000 के अब दो ट्रीटमेंट्स आएंगे। देखो जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी, एडजस्टमेंट्स की हमारे पास डबल इफेक्ट, इधर नहीं लिखता मैं, ऊपर लिखता हूँ इसको। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं इन सब के हमारे पास जाएंगे डबल इफेक्ट। ठीक, तो डबल इफेक्ट डालते हैं। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? पहला इफेक्ट तो इसका जाएगा बेटा फाइनेंसिंग में, और फाइनेंसिंग में हम लिखेंगे यहाँ पर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग बैलेंस पे दो। अगर क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट होता तो क्या करते? मैंने आप लोगों को पीछे नोट लिखवाया, और उस नोट में क्या लिखवाया था मैंने कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोगों को क्या करना होता है? हमें मान के चलना होता है कि बैलेंस जो इंक्रीज हो रहा है वो साल के शुरुआत में बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर हमारे इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, 11,25 से 13,75 हो रहे हैं, 11,25 से 13,75 हो रहे हैं। अगर यहाँ पे नीचे इसने ना बोला होता ये वाली लाइन और 8% डिविडेंड के लिए बोला होता, सिर्फ इतना लिखा होता 8% डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो आप मान के चलते ये साल के शुरुआत में ही 1375 हो गए थे और हमें पूरे साल में 1375 के ऊपर यहाँ पर डिविडेंड देना पड़ता। बट इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूरे साल के ऊपर नहीं देना पड़ रहा 1375 पे, इनफैक्ट हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे देना पड़ रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग यहाँ पर डिविडेंड दे रहे हैं, और ये डिविडेंड हमारे पास आ रहा है 90,000, 90,000। सर आपने ये कैसे कैलकुलेट करा? मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। 11,25,000 को जब आप यहाँ पर 8% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 90,000 आ जाएगा। सर इसका दूसरा इम्पैक्ट भी बता दो। तो मैंने कहा लो भाई, यहाँ पर वर्किंग नोट बनता है, जितने भी ये डिविडेंड्स हैं ये सारे के सारे डिविडेंड्स हमारे पास कहाँ पे जाते हैं? ये सारे डिविडेंड्स हमारे पास ऐड हो जाते हैं हमारे नेट प्रॉफिट में। तो इधर हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट आएगा हम लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोगों को पता, हम लोगों को क्या ऐड करना होता है? डिविडेंड्स ऐड करने होते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या ऐड करूँगा? इक्विटी डिविडेंड। और इक्विटी पे हमारा डिविडेंड कितना बन रहा है? यहाँ पर इक्विटी डिविडेंड हमारा यहाँ पर बन रहा है 90,000 रुपीज़ का, 90,000 रुपये का। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमने यहाँ पर दो इफेक्ट डाल दिए, एक हमने फाइनेंसिंग से लेस कर दिया जो डिविडेंड पे किया था। ये देखो देखो मैंने भी वही गलती कर दी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया। जैसे ही मैंने बोला फाइनेंसिंग से लेस कर दिया, वैसे ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा क्या मैंने माइनस करा या नहीं करा। मेरे को एकदम से ध्यान आ गया कि मैंने माइनस के साइन नहीं लगाए थे, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ, और साथ में हमने अपने नेट प्रॉफिट में वापस से जोड़ दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज डन, इसकी एडजस्टमेंट इज डन, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज डन। जो जो चीज़ें होती जाएंगी उन पर टिक करता जाऊंगा। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास रिड्यूस हो रही है, 7.5 लाख से 5 लाख हो रही है, यानी कि 2.5 लाख रुपए हमने साल भर में रिडीम कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पर हमने 2.5 लाख रुपए की पेमेंट करी है, तो -2,50,000 लिख देंगे।
और यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट भी है नीचे। और एडजस्टमेंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया। यानी कि पूरे साल भर हमारी बुक्स में कितने प्रेफरेंस शेयर्स रहे होंगे? 7.5 लाख के। जैसे ही लास्ट डेट आई हमने कहा कि भाई चलो 2.5 लाख के यहाँ पर रिडीम कर दो, तो 7.5 लाख पूरे साल में रहे। तो यहाँ पर ये जो 5% का डिविडेंड देना है, ये भी कितनी अमाउंट पे देना पड़ेगा? 7,50,000 के ऊपर हमें 5% का डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड के भी वही दो इम्पैक्ट, एक तो यहाँ पर हम लोग फाइनेंसिंग में लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। और इस डिविडेंड को हम कैसे निकालेंगे? 7,50,000 जो हमारे पास पूरे साल भर में प्रेफरेंस शेयर्स रहे, मल्टीप्लाइड बाय कितना? इनका रेट था 5% डिविडेंड का। सो दिस कम्स आउट टू 37,500। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड यहाँ पर क्या? ब्रैकेट्स। और दूसरा इम्पैक्ट सर, मैंने कहा कोई भी डिविडेंड हो, कैसा भी डिविडेंड हो, कहाँ पर ऐड करना होता है? वर्किंग नोट में ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये हमारे पास आता है 37,500। चलो जी, तो प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑल्सो डन, इस पर भी टिक कर देता हूँ। अब जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व मेरा 3 लाख से 375 हो रहा है। तो ये जनरल रिजर्व आता कहाँ से? फ्री फंड में आता है क्या? जनरल रिजर्व अपने आप से ही बढ़ जाएगा? अपने आप से कुछ भी नहीं बढ़ता, हम अपने प्रॉफिट से निकालते हैं। तो प्रॉफिट से हमने कितना निकाला? हमने यहाँ पे प्रॉफिट से निकाला डिफरेंस, यानी कि 3 लाख और 375 का, विच इज 75,000। तो हमारे यहाँ पे जो जनरल रिजर्व बढ़ जाता है, दैट मीन्स हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर? अपने प्रॉफिट से रिजर्व में। तो जो भी अमाउंट हम लोग अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और रिजर्व में हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं 75,000। ये बैलेंस शीट का ही पार्ट था, तो इसका एक ही इम्पैक्ट जाएगा। जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट के बाहर हैं या हिडन एडजस्टमेंट है, सर हिडन एडजस्टमेंट क्या? जैसे कि अभी हमारे पास ये था 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये 5% इसके अंदर हिडन था। अब आती है मेन चीज़, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम माइनस 3.5 लाख से 3,75,000 पे चले गए। ये देखो यहाँ पर, अब ये मेरी नंबर लाइन है, ये बीच में हमारे पास जीरो है। हम लोग -3,50,000 से कहाँ तक चले गए? पॉजिटिव 3,75,000 तक। हम माइनस से पूरे पॉजिटिव तक चले गए यहाँ पर। तो यानी कि पहले तो हमने ये कमाया 3.5 लाख, और उसके बाद हमने यहाँ पर 3,75,000 और कमाए। तो इन दोनों को आप लोगों को प्लस करना पड़ेगा। पहले आपकी जर्नी स्टार्ट हुई नेगेटिव से, आपने ये 3.5 लाख रुपए कवर करे और आप जीरो तक आए। फिर आपने 3,75,000 रुपीज़ यहाँ पर और अर्न करे। तो 375 प्लस 350, ये हमारे पास 7,25,000 का प्रॉफिट आ जाता है। और ये 7,25,000 का प्रॉफिट आप लोग कहाँ पर लिखोगे? कहाँ गया, ये रहा। तो ये हम लोगों को यहाँ पर लिखना है 7,25,000। ये मैंने कैसे निकाला ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोगों ने -350 जो था, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था यहाँ पर 375, और ओपनिंग था हमारे पास 350। तो ये क्लोजिंग बैलेंस माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि लॉस था तो लॉस को भी माइनस में लिखना पड़ेगा। तो 2 बार माइनस आ रहा है मेरे पास। जब ये 2 बार माइनस आता है तो सर हम माइनस नहीं लिखते, हम माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। ये हमने मैथ्स में सीखा था। जिनके पास अभी मैथ्स नहीं हो उन लोगों ने भी पहले कभी सीखा होगा ये चीज़। तो चलो जी, अब यहाँ पर ये हमारे पास 375 और 350 725 हो गया। और आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉफिट इज ऑल्सो डन। जो जो चीज़ें होती जाएंगी उसको टिक करते जाएंगे। अब आ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। नीचे भी प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर दे रखा है, इनकम टैक्स ₹1,12,000 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सर आपने लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था या तो प्रोविजन फॉर टैक्स साल भर में मेड होना चाहिए या फिर पेड होना चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को मिल गया, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोगों को यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट सर प्रोवाइडेड वर्ड से ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हमने साल भर में प्रोविजन बनाया है या इतना टैक्स पे किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने मन में आंसर सोचो कि इनकम टैक्स, इंग्लिश पढ़ते हैं, इनकम टैक्स ₹1,12,500 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पे पेड नहीं है इसका मतलब है दिस इज द एक्सेस प्रोविजन क्रिएटेड इन द ईयर। तो हमने एक्सेस प्रोविजन बनाया है। अब आ जाओ यहाँ पर, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। अब यहाँ पर ये हमारा था वर्किंग नोट नंबर 1। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपना वर्किंग नोट नंबर 2। और वर्किंग नोट नंबर 2 में अब की बार मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट।
तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और इस अकाउंट में हम लोगों को अब डेबिट क्रेडिट दोनों साइड बनानी पड़ेंगी और दोनों साइड पे हम अपनी अमाउंट्स लिख लेंगे। मैं अभी रफली बना रहा हूँ, मेरा यहाँ पर स्केल यूज़ करने का मन नहीं कर रहा। चलो जी, तो यहाँ पर मैं अपना ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। इधर मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, जो मैंने प्रोविज़न साल भर में यहाँ पर बनाया। और इधर मेरे पास आएगा टू कैश या बैंक, जो मैं साल भर में पे कर रहा हूँ टैक्स। और इधर मेरे पास आएगा टू बैलेंस CD। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 50,000 और क्लोजिंग था हमारे पास 1,00,000। तो ओपनिंग बैलेंस 50 और क्लोजिंग 1,00,000। 2019 का ये बैलेंस था और क्लोजिंग का हमारे पास 1,00,000 था। फिर साल भर में जो हमने प्रोविज़न प्रोवाइड करा दैट वाज 1,12,500। अब इस साइड का आप लोग टोटल कर लो तो ये आ जाता है 162,500, और ये साइड भी हमारे पास होनी चाहिए 162,500। अब समझना, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ओपनिंग में 50,000 था, साल में 1,12,500 रुपये और डाल दिया प्रोविजन में, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था हमारे पास 162,500। लेकिन इतना बन ही नहीं रहा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कहता है 1,00,000 है। तो मैंने कहा बाकी के 62,500 कहाँ गए, कौन ले गया भाई उठा के बाकी के 62,500। तो यहाँ पर बाकी के 62,500 हमने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बनाया और हमने बोला भाई ये कौन लेकर के चला गया, ये सरकार लेकर के चली गई, हमने ये सरकार को टैक्स जमा करा दिया यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वाला अकाउंट समझ में आया। दैट इज हाउ इट इज यूज्ड इन द क्वेश्चंस। अब हम लोग यहाँ पर इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो ये वाला तो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट थी मैंने कहा था डबल इफेक्ट, तो इसका हम लोग पहला इफेक्ट डालते हैं। 1,12,500 हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगा। देखो, जो चीज़ें बैलेंस शीट से आ रही हैं उनको हमें एक ही जगह डालना है, तो हमने यहाँ पे बैलेंस BD को एक जगह डाल दिया, बैलेंस CD को एक जगह डाल दिया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने जो प्रोविजन बनाया यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने प्रॉफिट्स में, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। और प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर है हमारे पास 1,12,500। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक इफेक्ट आ गया। अब अगला इफेक्ट आएगा यहाँ पर टैक्स पेड का। और टैक्स पेड कहाँ जाता है आप सबको पता है सर, ऑपरेटिंग में एंड में कहीं माइनस हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कितनी जगह आएगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टैक्स पेड। और हमारे पास जो टैक्स पेड है दैट इज 62,500। तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। आओ अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे 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 नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस डन। नीचे इनकम टैक्स वाली भी एडजस्टमेंट हो गई। और आगे देख लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसके अंदर गिवन है 8% डिबेंचर्स। तो हमारे डिबेंचर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारे डिबेंचर कितने से बढ़ रहे हैं, हमारे डिबेंचर यहाँ पे बेटा बढ़ रहे हैं, ये अगर हम देखें तो 3,25,000, 3,25,000 नहीं 2,75,000 से बढ़ रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2,75,000, तो 2,75,000 से मेरे यहाँ पर डिबेंचर्स बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। और हमारे पास ये कितने से बढ़ गए, 2,75,000 से। तो ये मेरे पास इनकमिंग पैसा, ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। बट इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट थी, देखते हैं क्या एडजस्टमेंट थी। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। ओके, कहते हैं जो भी डिबेंचर्स साल भर में इशू करे गए हैं वो कब इशू करे गए हैं, 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आ जाओ ज़रा, मैं कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1/4 ईयर, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कौन सा ईयर है हमारे पास, 19। तो 1/4/19 को मेरे पास यहाँ पर एक बैलेंस पड़ा हुआ था, और ये बैलेंस मेरे पास था 3,50,000, 3,50,000 का। ये बैलेंस साल भर में बढ़ जाता है, और साल भर में बढ़ के हमारे पास हो जाता है कितने का, कितना लिखा है क्वेश्चन में, 375 था और 650 हो जाता है। ये हमारे पास जो बैलेंस था दिस वाज 3,75,000, और साल भर में एंड में जब हम देखते हैं तो 650 हो जाता है। बट ये 650 हुआ कब, ये 650 बेटा यहाँ पर हुआ कहीं बीच में, और ये बीच की डेट थी हमारे पास 1 अक्टूबर 19। तो ये 6,50,000 जो बड़े थे ये हमारे पास यहाँ पर आ गए थे, और इधर से लेकर एंड तक 6,50,000 ही रहे।
पहले 6 महीने यहाँ पर हमारे पास बिजनेस के अंदर कितने पैसे रहे, 3,75,000 के डिबेंचर्स, और अगले 6 महीने की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने रहे, 6,50,000। तो यहाँ पर हमारे पास थे 3,75,000 के, इस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, और यहाँ पर हमारे पास थे 6,50,000 के, और इस पे भी हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर अब इंटरेस्ट निकाल लो। रेट कितना दे रखा है यहाँ पर, रेट हम लोगों को गिवन है 8%, 8%। तो 8% के हिसाब से 3,75,000 इंटू 8% इंटू 6/12 प्लस 6,50,000 इंटू 8% इंटू 6/12। तो यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं कितना कितना आता है, आधे आधे साल का निकालना पड़ेगा। तो 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पर 15,000 रुपये, और अगले 6 महीने का कितना आ जाएगा हमारे पास, अगले 6 महीने का मेरे पास आ जाता है 26,000 रुपये। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारे पास कितना आएगा, 41,000। अब इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का क्या करना होता है, सर फाइनेंसिंग से तो लेस कर दो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 26 और 15 आया था यानी कि 41,000 पे कर रहे हैं, तो बेटा नेगेटिव। और सेकंड इफेक्ट क्या जाता है, सर ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड आइटम्स टू बी एडेड में, आइटम्स टू बी एडेड, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 41,000, 41,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया हमारे पास। तो दो इम्पैक्ट डाल दिए हमने, जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं उसके डबल इम्पैक्ट। तो ये 8% डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट थी, और हमारे पास ये वाली भी एडजस्टमेंट थी जिसका फर्स्ट हाफ हम लोग कर चुके हैं, अभी सेकेंड हाफ बचा है। तो इसको टिक करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन, बैंक लोन हमारा क्या हो गया, कम हो गया, 1,25,000 से 1,00,000 हो गया। तो यानी कि हमने रीपेमेंट करी है बैंक लोन की 25,000 रुपये की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। क्या जगह बचेगी मेरे पास नीचे, चलो नहीं बचेगी तो बना लेंगे जगह। 25,000 का हमने लोन उतारा, इस लोन के ऊपर भी हमारे पास इंटरेस्ट था 8% का, और ये लोन भी कब पे किया गया था, सेम डेट पर। ये लोन भी रीपे किया गया था सेम डेट पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिबेंचर्स की तरह ही हम लोग 1,25,000 पे तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। फिर क्या हुआ, फिर हमने इसमें से 25,000 पे ऑफ कर दिए, रीपे कर दिए। तो अब हमारे पास बिजनेस में बचे 1,00,000 रुपये, और इसको अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी हम लोग इसको 6/12 से कर देंगे डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,25,000 इंटू 8%। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 6/12 के बाद आता है 5,000 रुपये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इतना ही आना चाहिए। 1,25,000 इंटू 8% इंटू 6/12, ठीक है 5,000। फिर 1,00,000 इंटू 8% होता है 8,000, और इंटू 6/12 करेंगे तो 4,000। तो यानी कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दैट विल बी 9,000। और इसका भी क्या करना होता है, सर इसको भी आप यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस कर दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 9,000, जो भी हमने अपने वर्किंग नोट में निकाला। तो 9,000 यहाँ से लेस, और यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा कहाँ पर, इधर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसने मेरे प्रॉफिट को लेस किया होगा। तो हमें यहाँ पर इसको वापस से जोड़ना पड़ेगा। मेरा नेट प्रॉफिट जो लेस हुआ था ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं मेरे को वापस से क्या करने होते हैं, जोड़ने होते हैं। हम दो तरीके के खर्चे वापस से जोड़ते हैं ऑपरेटिंग में, एक तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, और साथ में हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो ये दो चीज़ें जोड़ी जाती हैं वापस। चलिए जी, तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, सर ये हमारे पास होती है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। और ये कहाँ जाती है, सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सारी की सारी एक्सेप्ट फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इन दोनों को छोड़ के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को छोड़ के, बाकी सारी की सारी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स हमारे पास जाते हैं
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो देखते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही है, तो करंट लाइबिलिटीज़ जब भी बढ़ रही होती है हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। तो मैं सबसे पहले, अब हमारी यही लास्ट 2 आइटम्स रह गई हैं, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको हम लोग वर्किंग नोट से उठाते हैं, कितना आ रहा है इसका टोटल कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ वही वाली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा कितना, 7,25,000 प्लस 90,000 प्लस 37,500 प्लस 75,000 प्लस 1,12,500। तो ये आ जाता है 10,40,000 रुपये, 10,40,000। तो इस 10,40,000 को आप लोग यहाँ पर लिख लो, 10,40,000। 10,40,000 में आप लोगों को ये 50,000 प्लस करने हैं यहाँ पर, और ये करने के बाद आपके पास यहाँ पे आइटम्स टू बी डिडक्टेड में कुछ भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें इस क्वेश्चन में हुई नहीं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैश फ्लो, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और ये हमारे पास आ जाएगा 10,90,000, 10,90,000 रुपये। अब हम लोगों को क्या करना है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ को ऐड करना है, तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। तो हमारी यहाँ पर करंट लायबिलिटी कौन सी थी, ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स हमारे बढ़ रहे थे, और ट्रेड पेबल्स हमारे कितने से बढ़ रहे थे, 2.5 लाख रुपए से। तो हम यहाँ पर 2,50,000 से इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ कर देंगे। अब नीचे देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी मेरे बढ़ रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, लेस करना होता है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और मेरे करंट एसेट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं 1,50,000 से, 1,50,000 रुपये से। तो यहाँ पर मेरे को नेट 1,00,000 रुपये और जोड़ना पड़ेगा, तो 1,00,000 और जोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स पेड, बिफोर टैक्स पेड, और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 11,90,000, 11,90,000 रुपीज़। चलो जी, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग टैक्स पेड माइनस करेंगे, और टैक्स पेड मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिखा हुआ है, एंड हाँ यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे को लिखना पड़ेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता तो मैं लिखता नेट कैश यूज्ड इन। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड दिस विल बी हमारा फाइनल आंसर, एंड हमारा फाइनल आंसर विल बी 11,27,500, 11,27,500। दिस इज आवर आंसर फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब नीचे आ जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का भी टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना आ रहा है, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर कि कहीं हम लोगों ने प्लस माइनस का कोई साइन की तो गलती नहीं कर दी। तो 2,75,000 माइनस 90,000, फिर आगे देखते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 2,50,000, और इसमें से माइनस करेंगे 37,500, फिर हम लोग प्लस करेंगे 2,75,000, फिर हम लोग माइनस करेंगे 41,000, देन वी विल माइनस 25,000, और हम लोग माइनस करेंगे 9,000। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है 97,500। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास कितना आ रहा है, 97,500, और यही आंसर हमें बुक में भी दे रखा है। तो 97,500 ये भी पॉजिटिव आंसर है, और इधर हम लोगों को स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी नेट कैश
फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्लीज़ इस क्वेश्चन को रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा से देख लेना। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत टाइम लगाया, बहुत स्लो स्लो किया, सो दैट सबको समझ में आए। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको सीधा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये वाले हमारे जो छोटे क्वेश्चन थे, जो इंडिविजुअल थे, ये हो गए। ये बोर्ड एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, हमारे पास आता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, बट बहुत बड़ा नहीं आता। देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कितनी एडजस्टमेंट थी, इस क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट्स थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एडजस्टमेंट भी थी, एक हमारे पास डिविडेंड की भी एडजस्टमेंट थी। एग्जाम में इतनी एडजस्टमेंट नहीं आएंगी, मैक्सिमम 4 आएंगी इंक्लूडिंग हिडन एडजस्टमेंट। इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स वोंट बी देयर। सो इस वीडियो को एक बार, इस वीडियो को क्या, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना एक बार। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आया जो मैंने कराया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे हमारे फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर।